Hi everyone, welcome to our channel Lawlust. Myself Ritik, a final year law student from Faculty of Law DU, and today we would be continuing our series of landmark judgment of CRPC with the case title Dileep K Basu or D K Basu versus State of West Bengal. You must be a bit familiar with this case अगर आपने CRPC अच्छे से पढ़ी हो। और चलिए इस केस को शुरू करते हैं। इस केस के फैक्ट्स को समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, और इस केस में जो कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की थी वो ज़्यादा रेलेवेंट है। तो चलिए एक एक करके उन्हें पढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो इस केस में ना कोर्ट कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन है, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जब भी वो कोई अरेस्ट कर रहे हैं ना किसी पर्सन को, तो उनकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उनके नेम टैग्स मेंशन होने चाहिए, उनकी डेजिग्नेशन क्या है ये पूरा एक मेंशन होना चाहिए, ताकि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है एटलीस्ट उसे पता तो हो कि उसे कौन अरेस्ट कर रहा है और वो लीगली ऑथराइज्ड भी है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कि या नहीं है। तो इसका ये मेन पर्पज़ है। और यही फर्स्ट पॉइंट बोलता है जो कहता है द पुलिस पर्सनल कैरिंग आउट द अरेस्ट शुड बेयर एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन। ये फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है। और ये जो भी पर्टिकुलर्स हैं, ये जो पुलिस की एक रजिस्टर होता है उस पर मेंशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसमें बोलता है कि ना जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो एक मेमो ऑफ अरेस्ट को प्रिपेयर किया होना चाहिए उनके द्वारा, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सब लिखी होनी चाहिए, और ये अटेस्टेड होना चाहिए बाय अ विटनेस हु मस्ट बी प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। और ये काउंटर साइन होना चाहिए जो अरेस्टी पर्सन है जिसे अरेस्ट किया गया है उसके द्वारा। ये सेकंड पॉइंट बात करते हैं। थर्ड पॉइंट इस केस में कहता है कि ना जो पर्सन अरेस्ट हुआ ना उसके जो नोन में है, उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोई तीसरा पर्सन जो उसके नोन में है, उसे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि उसे अरेस्ट किया है। उन लोगों को, उन जो थर्ड पर्सन है उन्हें जो अरेस्टी है उसे कहाँ पे अरेस्ट किया गया है, उसे कहाँ लेके जाया जा रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको पता होनी चाहिए। ये पुलिस ऑफिशियल्स की ड्यूटी है कि वो बताएंगे। और फोर्थ पॉइंट जो है वो इसी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। सपोज़ मेरी डिस्ट्रिक्ट, मुझे किसी और डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट किया गया और जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो ये पुलिस ऑफिशियल्स की ड्यूटी है कि वो 8 से 12 घंटे के अंदर उन्हें बताएं कि मुझे जो है इस डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट किया गया है और इस टाइम में अरेस्ट किया गया और इस रीज़न से अरेस्ट किया गया। ये बात करता है फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट इसमें ये बात करता है कि ना ये मेरा राइट है कि मुझे बताया जाना चाहिए अगर मुझे अरेस्ट किया गया है कि मेरे जो नोन्स हैं उन्हें बताया गया है मेरे अरेस्ट के बारे में, और किस नोन को बताया गया मेरे अरेस्ट के बारे में। ये फिफ्थ पॉइंट बात करता है। और इसमें सिक्स पॉइंट जो बात कर रहा है वो ये कि एक एंट्री मस्ट भी मेंटेन होनी चाहिए पुलिस के द्वारा, जिसमें मुझे किस प्लेस में अरेस्ट किया गया है, मुझे कहाँ पे डिटेन किया गया है, इसका एक रिकॉर्ड हो पुलिस के पास, जो आगे जो भी ऑफिशियल्स काम होंगे उसके लिए यूज़ होगा। ये 6 पॉइंट बात करता है। इस केस में 7 पॉइंट बात करता है कि ना एक इंस्पेक्शन मेमो प्रिपेयर किया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा, जिसमें जैसे सपोज़ मुझे आज अरेस्ट किया गया ना, तो मुझे अरेस्ट करने के बाद मेरा एक एग्ज़ामिनेशन होगा जिसमें मुझे जो भी मेजर या माइनर इंजरीज़ हैं वो उसमें रिटन डाउन होगी, ताकि ये आगे जितने भी पर्पज़ हैं, जो भी प्रोसीजर है उसमें ये चीज़ पूरी बताई जा सके, और उसी के रिगार्डिंग इंस्पेक्शन मेमो प्रिपेयर होगा। ये 7 पॉइंट बात करता है। और 8 पॉइंट इसमें बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन की, कि हर 48 आवर्स के अंदर ना जो अरेस्टी है उसका एक एग्जामिनेशन होगा। अब इसका पर्पज़ क्या है? सपोज़ मुझे अरेस्ट किया गया और मुझे पुलिस कस्टडी में रखा गया है, तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि मेरे साथ टॉर्चर हो या मेरे साथ ऐसा एक्ट हो जिससे मुझे ना इंजरी कॉज हो। तो मेडिकल एग्जामिनेशन का यही पर्पज़ होता है कि हर 48 आवर्स में अगर मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है ना, तो उससे ये रिकॉर्ड में आ रहा है कि मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ पुलिस कस्टडी में। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात करता है कि ना जितने भी हमने ऊपर बात की हो, एंट्रीज हो, मेमोस हो, रजिस्टर हो, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी कॉपी जो है ना, इसकी एक कॉपी जो है वो इलाका मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी जो उस एरिया का होगा, ताकि ये चीज़ें एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हो और इसका एक रिकॉर्ड रहे। ये 9 पॉइंट है। और 10th पॉइंट इसमें ये बोलता है कि जो अरेस्टी पर्सन है ना, उसका ये राइट है कि ना वो अपने लॉयर को मिल सके, उसका एक लॉयर से उसकी बातचीत हो सके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटेरोगेशन बट नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। ये 10th पॉइंट बात करो, इसे समझते हैं एक किस्म से। द अरेस्टी मे बी परमिटेड टू मीट हिज लॉयर ड्यूरिंग इंटेरोगेशन दो नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। मतलब वो हर समय वो अपने लॉयर से बात नहीं कर सकता, लेकिन बीच बीच में
कुछ चीज़ें कंसल्ट करने के लिए, अपने राइट्स को समझने के लिए, या क्या क्या रेमेडीज़ अवेल की जा सकती हैं, ये चीज़ समझने के लिए वो अपने लॉयर से बात कर सकता है। लेकिन हर टाइम अपने लॉयर के साथ नहीं रह सकता वो, ये मेन पॉइंट ऐसे समझने की ज़रूरत है कि वो हर टाइम अपने लॉयर को कंसल्ट नहीं कर सकता हर चीज़ के लिए, और यही इस केस में कोर्ट ने कहा है। और लास्ट पॉइंट जो इस केस में कोर्ट कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए, जहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अरेस्ट किया है, वो पुलिस कंट्रोल रूम में ये इन्फॉर्मेशन दे सकें कि पर्सन को कब अरेस्ट किया गया है, कहाँ रखा गया है, और बाकी की जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो इन्फॉर्म की जानी चाहिए, ताकि एक पुलिस का प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो। यही मेन पॉइंट्स है इस केस में, और जो मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ। और बाकी ऐसे ही आप हमारी इस लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।